एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी अलग होने वाली है। अलग इन द सेंस मैंने सोचा कुछ और था शूट करने का, बट मैंने कमेंट्स जब पढ़े आप लोगों के, एक तो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार देना शुरू किया है, तब से इतने सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं कितने भी कमेंट के रिप्लाईज़ कर लूँ कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो मैं देखती हूँ, मैं सबके रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, बट कुछ ना कुछ रह जाते हैं। तो जो मेन कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे जिनमें मुझे ये देख के लगा कि बच्चों को नर्सिंग के बारे में कितनी कम जानकारी है और बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को लेके। और ये मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नर्सिंग के बारे में हम लोगों को कभी ना तो कोई इतनी इन्फॉर्मेशन देता है, ना ही कोई इतनी सारी चीज़ें हमें बताता है। मैं आप लोगों को बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी, मैं नर्सिंग परस्यू कर रही थी, मेरे साथ भी सेम ये चीज़ें होती थी। बहुत सारे बच्चों ने इंस्टा पे भी मुझे डीएम किया हुआ है कि ये चीज़ है, मतलब आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो। आप इसलिए है क्योंकि नर्सिंग को कोई इतना महत्व नहीं देता हमारी कंट्री में। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। हम कंटेंट क्रिएटर्स भी ऐसी चीज़ों पे वीडियो बनाते ही नहीं हैं जो मैंने देखी हैं, जो बच्चों के डाउट क्लियर हो सके। जब मैं आप लोगों की तरह थी, मैं स्टूडेंट थी, मुझे भी यही डाउट्स रहते थे, लेकिन मेरे पास भी ऐसा कोई नहीं था कि मैं वो डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, नहीं कर पाऊँ। कमेंट्स को देख के तो जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए वो आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। जैसे कि फ़ीस कितनी रहने वाली है, आपकी फ़ीस कितनी रहेगी, नर्सिंग में स्टेथोस्कोप मिलता है नहीं मिलता, क्लिनिकल पोस्टिंग्स के बारे में, क्लासेस के बारे में आज हम इस सारी वीडियो में कवर। तो सबसे पहला जो टॉपिक जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि दूसरे कोर्सेज में से और बीएससी नर्सिंग में से हम क्या चूज़ करें। देखो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है कि आपको नर्सिंग चूज़ करनी है या आपको कोई कोर्स चूज़ करना है। मैं आपको बस ये बता सकती हूँ कि आप ये देखो कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, आप अगले आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं मतलब आने वाले 5 सालों के अंदर अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, किसी के बलबूते पे मुझे ना जीना पड़े, अपना पैसा मैं खुद कमा पाऊं, तो आप नर्सिंग की तरफ ज़रूर जा सकते हो। क्योंकि नर्सेज की जो शॉर्टेज है ना वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में। फॉरेन कंट्रीज़ में भी अभी फ़िलहाल बहुत शॉर्टेज है नर्सेज की। उस करियर की डिमांड ज़्यादा है, उसके लिए प्रोफेशनल कोर्स है। तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हो। आपका कोई गोल सेट है तो आप उसके हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। तो नर्सिंग के पीछे मत भागना, क्योंकि नर्सिंग एक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्रोफेशन है। जब आप नर्सिंग के अंदर घुस जाते हो ना, तो वो आपसे फिजिकली, आपसे इमोशनली आपको एग्जॉस्ट करने की क्षमता रखता है। सबसे पहले जब आप स्टूडेंट लाइफ में होगे, आप बहुत एग्जॉस्टेड भी फील करोगे। इतनी सारी पोस्टिंग्स में, क्लासेस में, असाइनमेंट्स में आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अगर आप उस चीज़ को सहने के लिए तैयार हो तो ही नर्सिंग में एडमिशन लेना। समझ रहे हो इस चीज़ को? आने वाले टाइम में मैं नहीं बता सकती क्या होने वाला है, बट आपको इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि सारे कॉलेजेस तो क्लिनिकल पोस्टिंग भी नहीं लगाते। इसीलिए मैं आपको हमेशा एडवाइस करती हूँ, ऐसे ही किसी कॉलेज में एडमिशन लो जहाँ पे उनका खुद का हॉस्पिटल हो, पेरेंटल हॉस्पिटल हो। वहाँ का बस एक फ़ायदा होता है, कोई वो नुकसान भी है उस चीज़ का, क्योंकि आपको इतनी क्लिनिकल पोस्टिंग करनी पड़ती है जिसकी कोई लिमिट नहीं रहती। ठीक है, आप थक जाओगे, इतनी क्लिनिकल पोस्टिंग करोगे कि आप खुद से कहोगे अरे यार बस अब और नहीं करनी। उनका फ़ायदा ये है कि क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। क्लासेस कैसे होती हैं? 9 to 4 मेनली क्लासेस लगती हैं। हर कॉलेज का अपना अलग रूल होता है। कुछ बच्चों ने पूछा था सैटरडे संडे ऑफ रहता है, नहीं रहता है। देखो, मोस्टली प्रोफेशनल कॉलेजेस में सैटरडे ऑफ नहीं रहता। अब होना शुरू तो मुझे नहीं पता, मेरे टाइम पे सैटरडे ऑफ नहीं रहता था। इवन कई बार संडेज़ को भी हमें सेमिनार्स अटेंड करने पड़ते थे। और ख़ासकर जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं ना, उनके साथ ही बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि आपको जो भी हो रहा है कॉलेज में वो चीज़ आपको अटेंड करनी ही करनी है। बिकॉज आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप नियर बाय रह रहे हो, तो आपको वो अटेंड करना ही करना है। की क्लासेस होंगी वो आपकी कॉलेज डिसाइड करेगी कि कौन से मंथ में आपकी क्लास लगनी है और कौन से मंथ में आपकी पोस्टिंग लगनी है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, तभी तो आप क्लिनिकल्स में जाके कुछ करोगे ना। और ये मत समझना कि क्लिनिकल पोस्टिंग पे जाते ही आपको सबसे पहले काम पकड़ा दिया जाएगा, नहीं। सबसे पहले अपना वाइटल साइंस सीख के जाना। कॉलेज में कुछ लैब्स होती हैं, फंडामेंटल लैब्स होती हैं, वहाँ पे पहले आपको कुछ प्रोसीजर्स सिखाए जाएंगे। आपका मेनली फर्स्ट ईयर में क्या काम रहेगा मैं आपको बता देती हूँ। बीपी लेना, वो भी आपको नहीं आएगा, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आपको आएगा। अगर आप मैनुअली बीपी ले रहे हो, ब्लड प्रेशर चेकिंग कर रहे हो। वाइटल साइंस लेना आपको आना चाहिए, वाइटल साइंस चेक करना आपको आना चाहिए, पेशेंट की असेसमेंट आपको आनी चाहिए।
ठीक है, वो ही करोगे आप फर्स्ट ईयर में अगर आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है तो। और आपसे काम भी बहुत सारा करवाएंगे। सीखने आए हो तो बहुत अच्छे से सीखना है वहाँ। फर्स्ट ईयर में बस आपका इतना ही रहेगा, ज़्यादा आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी नहीं लगेंगी। जो आपका फर्स्ट सेम या सेकंड सेम होगा, कुछ मॉड्यूल्स होंगे सिर्फ आपको वही सिखाए जाएंगे। इंजेक्शन सीखना, कैनुलाइजेशन सीखना, कैथेटराइजेशन सीखना, एनजी-ट्यूब फीडिंग सीखना, ये आपकी सारी चीज़ें रहेंगी। चीज़ें आपको कोई इंडिविजुअली परफॉर्म नहीं करने देगा कि फीस कितनी है, इसकी फीस कितनी है, आपने जिस कॉलेज से किया था उसकी फ़ीस कितनी है। तो देखो, फ़ीस हर साल चेंज होती है। मेरे टाइम पे फ़ीस कुछ और थी, अब फ़ीस कुछ और हो चुकी है। कि अगर आपको फ़ीस की एग्जैक्ट डिटेल्स चाहिए, आप उनके एडमिशन ऑफिस से कॉन्टैक्ट करो। यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है वो कांस्टेंट रहती है, बट कॉलेज अपनी फ़ीस, अपनी हॉस्टल फ़ीस, अपनी मेस के चार्जेस हमेशा बढ़ाता रहता है। तो वो आप वहाँ से जाके कंसल्ट करो। मेरे पास आपके इस डाउट का सही जवाब नहीं मिल पाएगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। फिर एक कमेंट मैंने पढ़ा कि क्या हम बीएससी नर्सिंग करने के बाद डॉक्टर प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं? नो, आप यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। आप डॉक्टर नहीं हो, आप नर्स हो, ठीक है। क्यों यूज़ करना है आपको डॉक्टर प्रीफिक्स? जो कोर्स आप कर ही नहीं रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, आप क्यों यूज़ करना चाहते हो उनका प्रीफिक्स? मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं आप, नर्सिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हो। देखो, मैं मानती हूँ आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो कि हम डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमारी जो कंट्री है उसमें नर्सिंग प्रोफेशन को कभी इतनी इम्पोर्टेंस मिली ही नहीं कि बच्चा खुश होकर ये कह सके कि हाँ, मैं नर्सिंग प्रोफेशन में हूँ, नर्स हूँ, या मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ। बहुत सारे कोर्सेज़ के ऐसे बच्चे होते हैं, कोई रेडियोलॉजी कर रहा है, कोई फार्मेसी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर कोई अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के बैठ जाता है। क्यों लगाना है आपको डॉक्टर? आप डॉक्टर नहीं हो। ये चीज़ लीगली भी और मॉरली एथिकली भी दोनों तरीके से बहुत गलत है। आप किसी और प्रोफेशन का प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक इंजीनियर है और आप एक डॉक्टर हो, तो क्या डॉक्टर इंजीनियर का प्रीफिक्स यूज़ करेगा? एडवोकेट का प्रीफिक्स यूज़ करेगा? नहीं करेगा। दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ऐसे ही बच्चों, नर्सिंग और मेडिकल प्रोफेशन अलग चीज़ें हैं। उनका काम है ट्रीटमेंट केयर बनाना, आपका काम है उस ट्रीटमेंट केयर प्लान को फॉलो करना। आप पेशेंट केयर में हेल्प करते हो, वो पेशेंट की ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा कि दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। आप डॉक्टर प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते, और मैं एडवाइस करूँगी यूज़ क्यों करना है। डोंट ऑब्सेस ओवर इट, ओके। आप अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करो, अपनी डिग्निटी मेंटेन रखो। आई कैन एश्योर यू, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली और आपने एक अच्छी जॉब ग्रैब कर ली ना, तो आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने MBBS नहीं किया और मैं नर्स क्यों बनी। सही बता रही हूँ मैं। आपके वर्किंग आवर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, आपकी पे भी बहुत अच्छी होती है। तो जो MBBS की लाइफ की स्ट्रगल है ना, उसके बाद उनको डॉक्टर मिलता है, डॉक्टर प्रीफिक्स मिलता है। तो आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, तो आप उसके ऊपर ऑब्सेस मत करो। समझो इस बात को। सारे मैंने कमेंट्स देखे, सब इतने हैरान परेशान लग रहे हैं मुझे ये जानने के बाद कि मैंने अपनी BSc नर्सिंग एक प्राइवेट कॉलेज से की। आपके थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं? देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा सरकारी नौकरी नहीं लग सकता। ये इसलिए भी सोच रहे होंगे कई लोग कि उनको लगता है कि सरकारी कॉलेज से पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो ऐसा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर एक, किसी भी, कोई एक्सेप्शन हो सकता है तो मैं नहीं जानती, बट ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा जो सरकारी कॉलेज से पढ़ने के बाद डायरेक्टली आपको रिक्रूट करके नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे आपको उतनी ही सैलरी, उतने ही बेनिफिट्स दे। कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट होती हैं, वो भी, उनके लिए भी कुछ चीज़ें होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। ऐसा मत सोचो कि बिल्कुल सरकारी कॉलेज से पढ़ लिया तो बस लाइफ सेटल। नहीं, आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के भी सरकारी नौकरी पा सकते हो। मैंने खुद पाई है, मैंने खुद एक प्राइवेट कॉलेज से ही पढ़ाई की है, ठीक है। तो मेरा कॉलेज 100% प्राइवेट था, मैंने प्राइवेट की फीस दी है, मैंने प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करके ही नौकरी पाई है। डिपेंड करती है आप कितना पढ़ रहे हो, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, तो उस पर फोकस करो, ना कि इस चीज़ पे। ठीक है, सरकारी मिल गया, आपका स्कोर अच्छा है तो आप सरकारी मिलो, बहुत अच्छी बात है। जो कि सरकारी नहीं मिला तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। चिल करो। BSc नर्सिंग में हमें स्टेथोस्कोप यूज़ करने को मिलता है। स्टेथोस्कोप हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। स्टेथोस्कोप का जो मेन काम होता है वो किस लिए होता है? ऑस्कल्टेशन करने के लिए, मतलब कि साउंड सुनने के लिए। जब आप BP चेक करोगे, जब आप लंग्स की साउंड सुनोगे, ब्लैडर की साउंड सुनोगे, एयर की साउंड सुनोगे, तो किससे सुनोगे? मैंने ये चीज़ बहुत देखी है। कई लोग जिनको नॉलेज नहीं होती ना, वो ऐसी बातें करते हैं। वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि सिर्फ डॉक्टर्स यूज़ कर सकते हैं स्टेथोस्कोप।
ऐसा नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है कि क्या काम है और कैसे काम होता है। तो ऐसे लोगों की बातें मत सुनो। आपको स्टेथोस्कोप का काम पड़ेगा, स्टेथोस्कोप के बिना हॉस्पिटल में असेसमेंट होगी ही नहीं, हो कैसे सकती है। तो स्टेथोस्कोप ज़रूर मिलेगा, थोड़ी शांति रखो। इवन फर्स्ट ईयर में आपको स्टेथोस्कोप से बहुत काम करना है, इतना ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल बाद जब निकलोगे तो उसी स्टेथोस्कोप को देखकर कहोगे क्या है ये, समझ। बच्चे ने मुझसे पूछा कि उसने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है और वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो कॉलेज है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव नहीं है, बट वो INC से अप्रूव्ड है। ऐसा कैसे हो सकता है? INC से अप्रूव होने के लिए पहले आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल चाहिए होता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है आपको चाहिए होता है। और अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि हरियाणा में कौन कौन से जो कॉलेजेस हैं वो अप्रूव्ड है फ्रॉम हरियाणा नर्सिंग काउंसिल, तो उसकी लिस्ट आ चुकी है, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो, या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, और उसमें से मैच कर लो कि कौन सा HNC अप्रूव्ड भी है और कौन सा INC अप्रूव्ड भी है, आपको पता चल जाएगा। कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा कि क्या हम INC अप्रूव कॉलेज नहीं है तो क्या हम बिल्कुल एडमिशन ना ले, साल वेस्ट कर दे। देखो ऐसा नहीं है, मैंने आपको कभी भी ये नहीं कहा, मेरी कितने भी वीडियोस हैं मैंने ये नहीं कहा कि जो कॉलेज INC से अप्रूव नहीं है आप उसमें एडमिशन लोगे तो आपका सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे पहले जो INC की अप्रूवल की लिस्ट में थे अब की बार नहीं है। कुछ चीज़ें चेंज होती रहती हैं, वो उनको अपने कॉलेज में अपडेट करने के बाद दोबारा अप्रूवल अप्लाई करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है, अगर आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल ने उस चीज़ को अप्रूव किया है तो भी वो अच्छा कॉलेज है। बट बेस्ट चॉइस की अगर आप बात करते हो तो वो INC अप्रूव्ड कॉलेज होता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर वो INC अप्रूव नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत है या फिर वो कॉलेज आपको फर्जी डिग्री दे रहा है, नहीं। स्टेट नर्सिंग काउंसिल से तो अप्रूव है ना, वो भी ठीक है। तो INC अप्रूव में मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे ले लो। नहीं मिल रहा है तो SNC वालों के में भी ले सकते हो। कि क्या हम स्टेट नर्सिंग काउंसिल से जो अप्रूव कॉलेजेस हैं और INC की अप्रूवल की लिस्ट में नहीं है उनसे पढ़ाई करके क्या हम सरकारी नौकरी कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आपके पास आपकी डिग्री मैटर करती है, आपका डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपके पास है वो, और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उस गवर्नमेंट जॉब को पाने की जो रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपीरियंस मांगा है, क्या मांगा है, बस वो मैटर करती हैं। कई बार मैं आपको बता दूं क्या होता है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में। फॉर एग्जांपल ये लगा लो कि जैसे पंजाब में कोई यूनिवर्सिटी है, पंजाब में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है उन्होंने। तो वो क्या करते हैं, वो डिमांड करते हैं कि आपको पंजाबी आनी चाहिए, आप 12वीं पास होनी चाहिए, आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास पंजाब नर्सिंग काउंसिल का ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो वहाँ पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पंजाब नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन बनवा रखा है उनके पास, और रजिस्ट्रेशन बाद में चेंज भी हो जाते हैं, आप चेंज करवा सकते हो। तो ये है वो डाउट जो आपके मन में शायद होगा, आप मुझसे पूछना चाह रहे थे। नर्सिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं होती। देखो मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है कि आपके BSc नर्सिंग में कौन कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, आप वो जाके देख सकते हो। सारी लिस्ट, सारे डाउट्स आपके उस लिस्ट से क्लियर हो जाएंगे। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? सुनो मेरी बात, मैं आपको पूरी सैलरी, पूरा अमाउंट नहीं डिस्क्लोज कर सकती, वो कॉन्फिडेंशियल होता है। जो मेरी सैलरी स्लिप आती है उसमें साफ साफ लिखा होता है आप इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल। तो मैं आपको नहीं बता सकती। अगर आपको जानना है तो किसी भी सेंट्रल हॉस्पिटल की या सेंट्रल गवर्नमेंट की आप लिस्ट निकाल के देख सकते हो कौन कौन अलाउंसेज होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। आपको मैं एक अंदाज़ा देती हूँ, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पूरी सैलरी है सरकारी नौकरी लगने के बाद क्या होती है, वो 65 से स्टार्ट होती है। 65,000 पर मंथ से लेके 92,000 पर मंथ तक आपकी सैलरी जा सकती है। वो डिपेंड करता है आप कौन से हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप कौन सी स्टेट में काम कर रहे हो, आप कौन सी सिटी में काम कर रहे हो। क्योंकि जो सैलरी होती है ना, सैलरी सिर्फ एक पार्ट होती है हमारी सैलरी का, जो बेसिक सैलरी है वो सैलरी का सिर्फ एक पार्ट होती है, बाकी 10 तरह के अलाउंसेज होते हैं। तो वो अलाउंसेस को मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी मिलती है। तो जो अलाउंसेस है वो डिफर करते हैं स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी। कि BSc नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद कितने दिनों बाद गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, इसका आंसर मुझे नहीं लगता कोई महापुरुष आपको दे पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि इतने दिनों के बाद आपको मिलनी है। किसी पंडित ने लिख के तो दे नहीं रखी है ये चीज़। तो आप जितनी आप मेहनत करोगे, जितनी जल्दी आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, उतनी जल्दी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ये है प्राइवेट जॉब, जब आपको चाहिए तब मिल जाएगी। किसी भी हॉस्पिटल में जाके इंटरव्यू दो, अप्लाई करो, दे विल हायर यू। ओके। किसी ने मुझसे पूछा है कि BSc नर्सिंग मुश्किल है या नहीं। पढ़ाई तो आपको उतनी ही करनी पड़ेगी जितना आप किसी और कोर्स में पढ़ोगे।
सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी होंगी। आपको पता है एक एक मसल का नाम आपको याद करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि MBBS नहीं हुआ तो नर्सिंग चूज़ कर ली, सोचा नर्सिंग तो फूलों की बगिया है, आराम से क्लियर हो जाएगी। अरे बच्चों की बहुतरी आती हैं, पढ़ोगे नहीं तो सप्ली आएंगी। फिर बाद में ये मत बोलना हमने तो ये सोच के नर्सिंग ली थी कि बहुत आसान होगी, ऐसा नहीं है। पढ़ाई नहीं करोगे तो सब मुश्किल लगेगा। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो काफ़ी टफ होते हैं। अब मैं याद करती हूँ कि मुझे पिछले 4 सालों में क्या सब्जेक्ट टफ लगते थे, तो अब मुझे वो इतने टफ नहीं लगते जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ। लेकिन जब मैं आपको बताती हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में थी, सेकंड ईयर में थी, मुझे फार्माकोलॉजी से बहुत डर लगा करता था, ठीक है। तो हर एक साल के साथ फिर मुझे बायोकेमिस्ट्री से भी बहुत डर लगा करता था, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया। ऐसी होती है उस टाइम पे आपको बहुत डिफिकल्ट लगती है, बट वो आपको करनी पड़ेगी। नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल आसान होती है, ऐसे चुटकी बजाते हो जाएगी, नहीं। लोगों ने मुझसे पूछा था कि बुक्स कौन कौन सी रेफर करनी है BSc नर्सिंग करते वक्त, तो मैं बुक्स के लिए एक पूरी अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपको कौन से सेमेस्टर में कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। जो बुक्स मैंने पढ़ी थी मैं वो भी आपको बता दूंगी, ठीक है। अच्छी से अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पूरा मैं इसमें आपको नहीं अच्छे से बता पाऊंगी। फिर मुझसे किसी ने पूछा था कि हम असाइनमेंट्स, नोट्स, इन सब का क्या रहने वाला है। नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, देखो कॉलेजेस में आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं कराता, जैसे थी आंसर डिक्टेट करती थी, आप लिख लेते थे, ऐसा नहीं होता। कॉलेजेस में बहुत डिफरेंट होता है। टीचर्स आपको बोलेंगे ये टॉपिक मैं दे रही हूँ, कल इसकी असाइनमेंट करके लाना। वो असाइनमेंट जैसे ही आप करके लाओ वो मतलब टॉपिक खत्म, वो सिलेबस में कवर हो गया। ऐसे आपका सिलेबस पूरा होने वाला। आपको क्या लगता है इतना वास्ट सिलेबस ऐसे ही इतनी जल्दी खत्म हो जाता है विद क्लिनिकल पोस्टिंग्स? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना होता है, कुछ आपकी टीचर्स बोलेंगी कि असाइनमेंट बना के लाओ, या फिर तुमको कल ये लेक्चर देना है कॉलेज में। अच्छी चीज़ है, वो आपकी पार्टिसिपेशन होती है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि टीचर सारे नोट्स बनवा देंगी, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से सीखना होगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। लेक्चर लेते वक्त सेल्फ स्टडी करो तब आप नोट्स बनाना। रही बात असाइनमेंट्स की, तो असाइनमेंट्स आपको हर दूसरे दिन मिला करेंगे। आप एक प्रोफेशनल कॉलेज में जा रहे हो तो असाइनमेंट्स बनाना अच्छे से बनाना। जानी वो बाद में रद्दी में ही होती हैं, बट बनानी तो पड़ेंगी। देखो हर कोई बनाता है, फाइल्स बनेंगी, प्रैक्टिकल की फाइल सब कुछ बनेगा, लास्ट में वो रद्दी में ही जाएगा। कोई भी बहुत दुख होगा बाद में कि इतनी मेहनत की, इतना सजाया, इतना लिखा, फिर उसको रद्दी में भेज दिया। ऐसा ही होगा भाई, ऐसा ही हुआ था। परेशान मत होना, आपने दिल पे पत्थर रख के असाइनमेंट बना लेना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉलेज के जो 4 साल है ना वो वापस नहीं आएंगे। खुल के एंजॉय करना, बड़ी चीज़ें करना, कॉलेज में एंजॉय भी करना, पढ़ाई भी करना। बिल्कुल भी फालतू की स्ट्रेस मत लेना। बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे। जब तुम कुछ करने की कोशिश करोगे, कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ भी करोगे, उनको बोलना ही है। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो पॉलिटिक्स खेलेंगे, पीछे खेलेंगे। लाइफ सिखाएगी। आप कॉलेज में जाकर कुछ सीखो ना सीखो, ये चीज़ें ज़रूर सीखोगे। आगे जब आप काम करोगे, आगे कहीं बाहर जाओगे ना, कुछ करोगे, उसके लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो एक तरीके से, समझ रहे हो। रो पीट के अपनी कॉलेज की लाइफ मत काटना। हो गया, होने दो। बस पढ़ाई करना, इस लायक बन जाना कि आगे 4 साल बाद तुमको परेशान ना होना पड़े। कुछ बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा था हम कौन से ईयर से गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हम कौन से ईयर से प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें। तो देखो फर्स्ट ईयर में तो सबसे पहले तो अपना बेस अच्छा बनाना। देखो पूरी नर्सिंग का जो निचोड़ है ना वो कहाँ से शुरू होता है, नर्सिंग फाउंडेशन से। फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग नाम का एक सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट ईयर में ही होता है, बट पूरा 4 साल का ना कोर सब्जेक्ट आपका नर्सिंग फाउंडेशन आपका कोर सब्जेक्ट है। पूरे 4 साल के सब्जेक्ट्स आपके उस एक नर्सिंग फाउंडेशन के अराउंड घूमते चक्कर काटेंगे, समझ। वो अगर तुमने अच्छे से पढ़ ली ना, आपको सारे आपके प्रैक्टिकल सब कुछ बहुत अच्छे से आ जाएगा। सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ना। वो अगर अच्छे से होगी ना, उसके बाद सोचना कि तुमको नोट सेट की तैयारी करनी है, किसकी चीज़ की तैयारी करनी है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब का मोस्टली अब तक जितने भी मैंने एग्जाम दिए ना, सबसे ज़्यादा मैंने कंटेंट कहाँ से देखा, नर्सिंग फाउंडेशन से। बहुत नर्सिंग फाउंडेशन से ही लिंक कर देते हैं दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को। तो कॉलेज अच्छा है दीदी, वो कॉलेज अच्छा है। भाई देखो मैंने सिर्फ एक ही कॉलेज से BSc नर्सिंग की है, मुझे सिर्फ उसके बारे में ही ज्ञान है। मैं ज़्यादा 30 मार खान नहीं बनूंगी, ये नहीं बताऊंगी कि झूठ नहीं बोलूंगी कि वो कॉलेज चले जाओ, वो कॉलेज चले जाओ। मैं सिर्फ अपने कॉलेज की बात बता सकती हूँ। मेरे कॉलेज से रिगार्डिंग तुमको कुछ जानना है, इंस्टा पे DM करो, कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो, बता दूंगी मैं। लेकिन जो चीज़ें तुम्हारे जानने के लिए ज़रूरी है वो मैं बता दूंगी, ठीक। तो प्लीज़ मुझसे ये मत पूछा करो कि कौन सा कॉलेज अच्छा, मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता। मुझे वेद नर्सिंग कॉलेज के अलावा किसी कॉलेज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। हर एक कॉलेज की यूनिफॉर्म अलग होती है, यूनिवर्सल कोई यूनिफॉर्म नहीं लगी हुई है। बस ये होता है कि क्लिनिकल्स की आपकी थोड़ी अलग यूनिफॉर्म होती है और आपकी क्लासेस में अटेंड करने वाली यूनिफॉर्म अलग होती है। और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, नर्सिंग कॉलेजेस में आपको यूनिफॉर्म मिलेगी ही मिलेगी। उसको पहन के जाना भी कंपल्सरी होगा, आई कार्ड भी पहनना पड़ेगा। नर्सिंग, मैंने तुम्हें बताया था नर्सिंग कॉलेज मतलब दूसरा स्कूल, थोड़ा हाई लेवल का। तो अपने जो होप्स हैं उनको थोड़ा नीचे लेकर आओ।
कि हम कॉलेज में जाके फैशन शो करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने करने की कोशिश की तो तुम बहुत डांट खाने वाले हो वहाँ पे। बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्या INC से अप्रूव्ड अगर कॉलेज नहीं है, वहाँ से मैंने BSc नर्सिंग की है, तो क्या मैं नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकता हूँ या मैं कोई भी एग्ज़ाम दे सकती हूँ? आप दे सकते हो, ऐसा अभी तक कोई रूल नहीं है कि आप INC से आपका कॉलेज अप्रूव होना चाहिए। रूल ये आता है कि आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब कि आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। जब आपको डिग्री मिलती है ना, डिग्री के साथ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है 4 साल की डिग्री के बाद, तो वो आपके पास होना चाहिए। हम बात करते हैं पैसों की इन द सेंस कि बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा है कि इंटर्नशिप करते हुए क्या सैलरी मिलती है? नहीं मिलती, आपको स्टाइपेंड मिलती है। स्टाइपेंड जो होती है वो ही इंटर्नशिप में मिलती है, सैलरी नाम की चीज़ इंटर्नशिप में आपको नहीं मिलती है। और अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि हमको इंटर्नशिप के टाइम पे कुछ सैलरी मिलेगी, बहुत रेयरली मैंने ऐसा देखा, एक आधा कोई बच्चा मैंने सुना है जिसको सैलरी, मतलब आपके नाम में सैलरी स्टाइपेंड किसी को मिली है, वरना नहीं मिलती है। मेरे कॉलेज में 1 रुपया नहीं मिला मुझे 4 साल में। मैंने बहुत क्लिनिकल ड्यूटीज़ की, मुझे नहीं मिला। अब आने वाले 4-5 साल में क्या होगा, चेंज हो जाएगा रूल, नहीं होगा, 1 पैसा नहीं मिलता। सैडली बहुत दुख की बात है, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आप जब इंटर्नशिप करते हो ना, तो आपको पेशेंट लेने से और देने तक का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट की, वो आपके ऊपर होती है। आपको पेशेंट को टैकल करना होता है, आपको पेशेंट की ग्रीवियंसेस को हैंडल करना होता है, उनकी ट्रीटमेंट फॉलो करनी होती है, बट आपको इसके लिए 1 सिंगल रुपया नहीं मिलेगा। अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो, अगर आप ये कई कॉलेजेस में ये भी होता है कि आपको इंटर्नशिप करने के लिए पे करना पड़ रहा है, आपको अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में ये भी चीज़ होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे पहले अपने कॉलेज से क्लैरिफाई करना कि क्या वो पैसे देंगे या पैसे लेंगे। ये तो बिल्कुल बात ही नहीं मुझे समझ में आती, नहीं देगा कोई, इतना दानवीर कर्ण कोई नहीं आज के टाइम पे। हाँ, लेने वाली बात जो उनको तुम्हें देने पड़ेंगे वो एक बार कंफर्म कर लेना अपने कॉलेज से, दैट्स इट। काउंसलिंग कब होगी? काउंसलिंग अपने टाइम पे ही होगी। कितनी बार मैं तुमको ये बताऊंगी कि नोटिस नहीं आया अभी, मेरे को नहीं पता, मेरा वहाँ पे फूफा नहीं लगा हुआ यार PGIMS रोहतक में जो मुझे बताएगा कि काउंसलिंग, मुझे कोई नहीं बताता। मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही थी 4 साल 5 साल पहले, मैं भी ऐसे ही रोती थी कब होगी काउंसलिंग, कब होगी। मेरी मम्मी ने तो कहना शुरू कर दिया था तो घर पे बैठ जाएगी क्या, तो चिल करो, अपने टाइम पे होगी वो, ठीक है। कोई ये भी नहीं पता कि कौन से बच्चे का किस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, बस एक अंदाज़ा है, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है ये बोलते हुए कि आपका थोड़ा मुश्किल है, आपका नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत बुरा लगता है ये बात बोलते हुए, क्योंकि तुमको ज़्यादा लगता होगा मुझसे। तो मत पूछा करो मेरे से ऐसे सवाल जिनके जवाब देने में मुझे बुरा लगे या तुमको बुरा फील हो। ऐसी चीज़ जानना चाहो जिसका जवाब मैं अच्छे से आराम से दे सकूँ, जिसकी नॉलेज मेरे पास है, मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। तो मैंने ये वीडियो बना दी। अगर और कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं जितना हो सकेगा वहाँ बताने की कोशिश करूँगी, नहीं बता पाई इसी चीज़ पे वीडियो बना दूँगी नेक्स्ट। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं होता थोड़ा सा सांस ले लो, चिल